बुलबुले में स्पष्ट रूप से देख सकती थी। वो एक हाथ के साथ जादुई तरीके से बुलबुले में हेरफेर कर रहे थे और साथ ही दूसरे हाथ से उसे गले लगाए हुए थे। वो उसे पानी के नीचे क्या दिखाने की कोशिश कर रहे थे? क्या वो उसे अंधेरे रसातल में रात का दृश्य दिखाना चाहते थे? उसने ईमानदारी से महसूस किया कि वो कुछ भी देख नहीं सकती थी। क्या वो उसे खूबसूरत समुद्री जानवर दिखाना चाहते थे? क्या वो उसे हीरा महल दिखाना चाहते थे? आखिरकार हीरा महल प्राचीन कथाओं में दर्ज सिर्फ एक इमारत थी। इसका वास्तविक अस्तित्व में होना संभव था। वो पहले से ही कुछ 100 मीटर पानी के भीतर आ चुके थे। अगर बुलबुला फट गया तो बुलबुले में बैठे वो दोनों लोग न केवल डूब जाएंगे बल्कि वो जबरदस्त दबाव से नीचे दबकर आसानी से कुचले जाएंगे। ये देखने में स्पष्ट था कि बुलबुला काफी दबाव सह सकता था। शिरीन जानती थी कि इस समय उनके लिए बुलबुले को संभालना आसान नहीं होगा, इसीलिए उसने उनसे कुछ और नहीं पूछा। जब तक वो उनके साथ रहेगी उसे कभी कोई खतरा नहीं होगा। अत्यधिक खतरों और कठिनाइयों की परिस्थितियों में भी वो बिल्कुल नहीं डरेगी। उसने बुलबुले के नीचे धुंधली रोशनी की एक झलक देखी। उसने नीचे देखा और वो चौंक गई। स्पष्ट रूप से वो एक विशाल क्षेत्र को ढक रही नीले रंग की इमारत को देख सकती थी जो कि गहरे समुद्र में चमक रही थी। ये असली हीरा महल नहीं हो सकता है ना? क्या ये कोई जलीय प्रजाति हो सकती है? क्या राक्षस राजा असली था? जैसे ही वो नीली इमारत के पास पहुंचे वो इमारत की रूपरेखा को और भी स्पष्ट रूप से देख सकती थी। इसने उसकी सांस फुलाती थी। ये एक वास्तविक ठोस इमारत थी। छत जेड से बनी थी और दीवार को एक सींग वाले समुद्री कछुओं को साथ जोड़कर बनाया गया था। पेड़ वास्तव में मूंगे के थे। वो जो देख रही थी वो उस हीरा महल से भी अधिक लुभावना और शानदार था जिसे उसने कभी टेलीविजन पर देखा था। इमारत चुपचाप पानी के नीचे खड़ी थी। विभिन्न प्रजातियों के जानवर जलमग्न धाराओं के प्रवाह में इनायत से बह रहे थे। ये चमत्कारी रूप से उसकी कल्पना की तरह था। पफ! ऐसा लग रहा था कि बुलबुला किसी दीवार से टकराकर इमारत के प्रवेश द्वार के ठीक सामने फट गया। बुलबुला फट गया जिससे शिरीन सीधे जमीन पर खड़ी हो गई। विस्मय में उसने महसूस किया कि महल पानी से बिल्कुल भी घिरा हुआ नहीं था। वो सांस भी ले सकती थी। हवा जंगल में चलने वाली हवा की तरह ताजा और आनंददायक थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि गहरे समुद्र में ऐसी इमारत हो सकती है। इतनी चकाचौंध से भरी खूबसूरत इमारत। शिरीन कुछ पलों के लिए जम गई और एक ही जगह पर खड़ी रही। फिर उसने महल मालिक का हाथ लिया और उन्हें चींटी काटी। दर्द हुआ क्या? उसने अपनी खुली आंखों से पूछा। वो अभी भी विस्मय में थी। महल मालिक ने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उन्होंने तुरंत उसका हाथ लिया और आगे बढ़े। चिंता मत करो, ये कोई सपना नहीं है। शिरीन ने उनका पीछा किया। वो हरे रंग के जेड के साथ बने पक्के रास्ते पर चल रही थी। उसने महसूस किया जैसे वो गैंगटॉक में पहाड़ों के भीतर बनी ग्रीन स्टोन रोड से यात्रा कर रही है। ये नाम और लगभग विचित्र था। हरे रंग का जेड पथ विभिन्न रंगों और आकारों के मूंगों से घिरा हुआ था। यहाँ तक कि कुछ सीपियां भी थी जिनके खोल खुले हुए थे और पूरी तरह से उनके मोती दिख रहे थे जो भीतर झिलमिला रहे थे। मोती रास्ते की टिमटिमाती रोशनी की तरह थे जो उन्हें इमारत के मूल दरवाजे तक ले जाते थे। शिरीन ने 2 लाल दरवाजों पर अपनी पहली नजर डाली। वो दरवाजों की सामग्री के बारे में निश्चित नहीं थी। वो जेड से बने हुए लग रहे थे। दरवाजे कभी कभी लाल बत्ती की एक झलक दिखाते थे और पूरी इमारत को रोशन कर देते थे। दरवाजों के ऊपर एक खाली स्थान था। दरवाजे के पास एक बड़ा सफेद पत्थर था। ये क्या है? शिरीन थोड़ा अभिभूत थी। ये इसलिए ताकि आप इस जगह को नाम दे सके। महल मालिक अभी भी उसे कमर से पकड़े हुए थे। मुझे इसे नाम देना है? क्या ये मेरे लिए बनाया गया है? शिरीन फिर से उत्साह के उच्च स्वर से अभिभूत हो गई। बिल्कुल सही कहा। महल मालिक मुस्कुरा रहे थे। क्या आप हमेशा से अपना एक हीरा महल नहीं चाहती थी? ये कैसा है? क्या आपको ये हीरा महल पसंद आया? शिरीन दिल को छू लेने वाले हाव भाव से अभिभूत थी। मुझे पसंद है। वो वास्तव में महाद्वीप के सबसे महान व्यक्ति थे। कहीं भी कभी भी घर बनाने की उनकी क्षमता तुलना से परे थी। वो बस इस महल के बारे में दूसरों के साथ बात ही करती थी। उसने कभी उनसे उम्मीद नहीं की थी कि वो वास्तव में उसके लिए एक हीरा महल बनाएंगे। वो सपना देख रही होगी। ये सच हो तो अच्छा है। शिरीन खुद को बहुत जोर से चूंटी काटना चाहती थी। महल मालिक ने एक खास तौर से सजाए गए मोरपंख को निकाला और उसकी ओर देखने के लिए मुड़े। एक नाम के बारे में सोचो और वो नाम आपकी ओर से इस पत्थर पर मैं लिख दूंगा। शिरीन को पता नहीं था कि उसे क्या नाम देना चाहिए। यद्यपि वो सुशिक्षित थी, तद्यपि वो वास्तव में सांस्कृतिक दृष्टि से ज्ञानी नहीं थी। वो कोई भी धमाकेदार नाम नहीं दे पा रही थी और महल मालिक ने तुरंत उसके सुझाए नामों को खारिज कर दिया जिनके बारे में वो सोच सकती थी, क्योंकि उन्हें लगा कि वो खराब नाम थे। अंत में वो नाराज हो गई। क्योंकि आप
संस्कृति के व्यक्ति हैं, आपको इसे नाम देना चाहिए। महल मालिक ने इस पर विचार किया। हम अपने दोनों नामों का उपयोग क्यों नहीं कर सकते? शीहू महल, व्याशी महल। शिरीन की आंखों में रोशनी की एक झलक चमक उठी। चलो इसे आनंद महल कहें, क्योंकि ये चिरस्थायी अनंत काल के अर्थ के साथ गाया जाता है। महल मालिक को थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन वो उसके जवाब पर तुरंत मुस्कुराए। ठीक है, चलो इसे आनंद महल कहते हैं। वो हवा में तैरते हुए पत्थर पर आनंद महल के पात्रों को केरने लगे। उनका उत्कृष्ट सुलेख जीवंत और जोरदार था, जो मजबूत बारीक हरकतों के साथ लिखा गया था। पात्र शक्तिशाली लग रहे थे, मानो वो इस पत्थर की बाधा से मुक्त होने वाले थे। पत्थर को आदिम सादगी के पुष्प नक्काशी से भी सजाया गया था। नक्काशी और उनके लेखन पूर्ण सामंजस्य में थे। इमारत के समग्र सौंदर्य शास्त्र की शोभा बढ़ाते थे। जोश में शिरीन अपने मोर पंख लेने के लिए उत्साहित थी। मैं भी पत्थर पर लिखना चाहती हूँ। महल मालिक ने उसे मोर पंख दिया और उसे याद दिलाया, ये एक अनूठी स्याही से बना है। एक बार लिख जाने के बाद इसे मिटाना संभव होगा। कुछ भी लिखने से पहले आपको ठीक से सोचना होगा। चिंता मत करो। जब शिरीन ने सोचने की कोशिश की तो वो उसे अपने हाथ में लेकर खेल रही थी। फिर उसने अपना हाथ उठाया और पत्थर पर कुछ शब्द उकेरे। चिरस्थायी। उसके नाजुक लेखन में शक्ति थी। महल मालिक की तुलना में उसके पात्रों की ताकत भी उनके समान गुणवत्ता की थी। महल मालिक उसके लेखन से बहुत प्रभावित थे, लेकिन वो अभी भी और अधिक के लिए तरस रहे थे। मुझे लगता है कि हमें इस पर अपना नाम भी बनाना चाहिए। जरूर, शिरीन ने लगभग तुरंत जवाब दिया। अपने दिमाग में उसने सोचने की कोशिश की कि उसे क्या लिखना चाहिए, और उसे अचानक एक विचार आया। मोर पंख के साथ उसने अपने दोनों के नाम पत्थर के बाईं और दाईं ओर लिख दिए। फिर उसने अपने नाम के बीच में एक तीर को पार करते हुए एक दिल का आकार बनाया। ये कामदेव के प्रेम के तीर का प्रतिनिधित्व करता था। शिरीन ने इसे काफी गहरा पाया, इसलिए वो इसे महल मालिक को दिखाने के लिए उत्साहित थी। महल मालिक ने तीर की जांच की। तीर दाएं से बाएं जा रहा था। फिर उन्होंने दोनों नामों पर एक नजर डाली और अपना ध्यान शिरीन की ओर लगाया। आप चाहती हैं कि मेरे दिल को तीर से छेद दिया जाए? संस्कृति की समझ न होना भयानक था। शिरीन ने उन्हें तिरस्कार की दृष्टि से देखा और कामदेव के प्यार के तीर के पीछे का अर्थ समझाने के लिए आगे बढ़ी। महल मालिक तुरंत समझ गए और प्रभावित हुए। क्या हम एक और तीर जोड़ दें ताकि दोनों तीर एक आकार का निर्माण करें? यह अच्छा लगेगा और इसका और भी गहरा अर्थ हो जाएगा। शिरीन चकित रह गई। क्या वो सच में इस दिल को छलनी में बदलना चाहते थे? आपके अनुसार हम इसे तीरों से भर देंगे, तब तो इसे स्नेही प्रेम के रूप में नहीं जाना जाएगा। इसके बजाय ये होगा कि इन सभी बाणों से हृदय को भेदते हुए मृत्यु की शपथ। महल मालिक ने आगे कुछ नहीं कहा, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट रूप से गलती की थी। उन्होंने उसका हाथ थाम लिया और अंदर घुसते ही दरवाजा खोल दिया। आओ अंदर देखते हैं। दोनों इमारत में दाखिल हो गए। प्रवाल भित्तियों, प्रवाल वृक्षों और प्रवाल मीनारों से बनी हर तरह की चीजें वहां थी। हवा में कुछ पानी के मातम लहरा रहे थे। इमारत की सजावट एक समुद्री साम्राज्य की शैली पर की गई थी। हरी घास, हरा पत्थर अपनी अनूठी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे थे, और भी कई स्थान थे जो उन्हें अपने शब्दों को लिखने की अनुमति देते थे। महल मालिक ने कुछ शिलालेख लिए तो शिरीन ने भी। उसने पत्थरों, कछुओं के खोल से बने मंडप और महल के दरवाजों के किनारे पर अपना लेखन किया। उनके लेखन के निशान हर जगह देखे जा सकते थे। उन्होंने अपने शिलालेख कुछ स्थानों पर एक साथ किए। हाँ, उन दोनों ने अपना नाम साथ में जोड़कर लिखा। महल मालिक एक संदर्भ से अधिक उदाहरणों का अनुमान लगाने में सक्षम थे। वो दिल से तीर भेदने के विचार को पसंद करते थे, इसीलिए उन्होंने कई अवसरों पर इसका इस्तेमाल किया जहां दोनों के नामों की आवश्यकता थी। महल मालिक ने कुछ शब्द लिखे, कुछ शिरीन ने लिखे। शिरीन ने पहले कभी दरवाजे के किनारों पर सजाए गए मेहराब पर इतना कुछ नहीं लिखा था। वो वास्तव में इस कार्य में पूरी तरह से घुस चुकी थी। इमारत में कुल 6 प्रवेश द्वार और 6 निकास द्वार थे। इसमें एक विशाल क्षेत्र को ढक रखा था। इमारत के अंत में फूलों, पेड़ों, पहाड़ों और फव्वारों से भरा एक बड़ा बागीचा था। अधिक आश्चर्यजनक तथ्य ये था कि वो गहरे रसातल के तल पर बने उस बागीचे से चंद्रमा को स्पष्ट रूप से देख सकती थी। इसके अलावा ये चंद्रमा जमीन से देखे गए चंद्रमा की तुलना में बहुत बड़ा और गोल लग रहा था। वो किसी तरह चांद पर बने पहाड़ों की आकृति को देख सकती थी। आमतौर पर तारे एक उज्जवल चंद्रमा की उपस्थिति में विरल होते हैं। यदि कोई आकाश को नग्न आंखों से देखे तो 15 अगस्त को चंद्रमा अपनी सबसे तेज रोशनी को चमकाता है। इसीलिए परिस्थिति को देखते हुए सितारों को आसानी से नहीं देखा जाना चाहिए था। हालांकि यहाँ से नजारा कुछ और ही था।
चंद्रमा न केवल अधिक चमकीला दिख रहा था, अन्य सभी तारे आकाश में अभी भी स्पष्ट रूप से देखे जा सकते थे। हालांकि शिरीन ज्योतिष विज्ञान से पूरी तरह वाकिफ नहीं थी, लेकिन वो अपने अवलोकन के आधार पर कुछ कुंडलियां बता सकती थी। उदाहरण के लिए मंगल, शुक्र, शनि और बृहस्पति जैसे सितारे। ऐसा लगा जैसे वो एक उन्नत दूरबीन के साथ उन्हें घूर रही हो, क्योंकि वो सभी सितारों को स्पष्ट रूप से देख सकती थी। उसने जो देखा वो वाकई हैरान कर देने वाला था। शिरीन यहाँ से आसमान में जो कुछ भी देख सकती थी वो उससे हैरान कर देने वाला था। वो आपने ये सब कैसे किया? शिरीन पूरी तरह से हैरान थी। महल मालिक ने उसका हाथ पकड़ा और उसे एक बड़े आंगन में ले गए। वहां रखी कुर्सी कोई साधारण कुर्सी नहीं थी। ये कई विशेषताओं वाले जेड से बनी एक कुर्सी थी जो इसे सपाट खुलकर एक व्यक्ति को बैठने या लेटने की भी अनुमति देती थी। जेड गर्म था। कुर्सी पर लेटना बहुत आरामदायक था। इसके ठीक ऊपर आसमान पूरी तरह से दिखाई दे रहा था। शिरीन उस पर आराम से लेट गई थी। सभी शक्तिशाली लोग हमेशा बेईमानी से अपनी किस्मत को बदल सकते थे। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो इतने गहरे समुद्र में इतनी शानदार जगह उसके लिए बनाएंगे। उसने उस जगह का दौरा किया और पहले से ही समझ लिया कि वो जगह कुछ दिनों के भीतर नहीं बनाई गई थी। इसे बनाने में कई साल लग गए होंगे। मैं देख रहा हूँ कि आपको अनंत महल बहुत पसंद आया है। महल मालिक ने पहले से ही मेज पर कुछ फल तैयार कर दिए थे। वो कुछ अंगूर लेने के लिए आगे बढ़ी। महल मालिक उसके ठीक बगल में बैठे थे। उन्होंने ऊपर आकाश की ओर देखा और मुस्कुराए। बिल्कुल, ये कोई संयोग नहीं है। जब से मुझे पता चला कि आपको हीरा महल बहुत पसंद है, तब से मैं आपको यहाँ लाना चाहता था। दोनों एक दूसरे के बगल में लेट गए। शिरीन ने आकाश में तारों को देखा और कहा, मुझे नहीं पता था कि आपने इसे इतनी जल्दी कैसे बनाया है। वो अभी समुद्र तल से कुछ 100 मीटर नीचे होने के बावजूद भी तारों वाली रात को कैसे देख सकती थी। ये ऐसा था जैसे वो किसी उन्नत दूरबीन से आकाश को देख रही हो। महल मालिक ने धैर्यपूर्वक उसके हर एक सवाल का जवाब दिया। उन्होंने उसे ये भी समझाया कि चीजें यहाँ कैसे काम करती हैं। इसमें बहुत सारे मंत्र शामिल थे, इसीलिए शिरीन पूरी तरह से विवरण को समझ नहीं पाई, लेकिन वो समझ गई कि ये जगह किंवदंतियों के अनुसार खाली हुआ करती थी। जहां तक तारों से भरे रात्रि आकाश की बात है तो उसे विभिन्न प्रकार के मंत्रों से बनाया गया था। काले आसमान की छत्र छाया को उन्नत दूरबीन के सामान दिखाने के लिए कई सिद्धांत और तंत्र लगे थे, इसीलिए पर्यवेक्षक तारों की गति को स्पष्ट रूप से देख सकते थे। शिरीन वास्तव में खगोल विज्ञान की जानकार नहीं थी, लेकिन वो आसमान के तारों की ओर आकर्षित हो रखी थी और उन्हें अत्यंत एकाग्रता के साथ देखी जा रही थी। घूरने के कुछ क्षणों के बाद बीच के सबसे चमकीले तारे ने उसका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। तारा 7 रंगों की किरणों में झिलमिलाता हुआ नजर आ रहा था। वो एक संक्षिप्त क्षण के लिए निश्चित रूप से तारों को देखती रही। केंद्र में स्थित सबसे बड़े सितारे ने उसका ध्यान खींचा। रात के आकाश में टिमटिमाते हुए 7 रंगों की किरणों में चमकता हुआ तारा चांद की महान चमक से भी नहीं चुप रहा था। तारों की अपनी कक्षा थी। आकाश में मौजूद अन्य तारे, चाहे वो चमकीले हों या नीरस, सभी की अपनी कक्षाएं इसके चारों ओर नियत थी। ये ऐसा था मानो सौर मंडल में सूर्य और उसके आसपास के अन्य तारे और ग्रह। शिरीन अपनी नजरें नहीं हटा सकी। महल मालिक ने उसकी निगाहों का पीछा किया और आसमान की ओर देखा। वो हिल गए। तुम क्या देख रही हो? वो सितारा क्या है? मैं इनमें से किसी भी सितारे को नहीं जानती। उसने पहली बार इस तरह के सितारे को देखा था। आप किन सितारों को पहचान पाई हैं? शनि, शुक्र, मंगल। शिरीन ने कुछ सबसे चमकीले सितारों के नाम बताए। उसने फिर से 7 रंग के तारे की ओर देखा, लेकिन वो तारा उनमें से एक भी नहीं है। महल मालिक थोड़ा सा मुस्कुराए। ऐसा लगता है कि आप बहुत सारे सितारों को जानती हैं, लेकिन जो सितारे आप यहाँ से देख रही हैं वो वह नहीं है जिन्हें आप हमेशा से देखती आई हैं। यहाँ के सितारे हो सकते हैं कि दुनिया में रह रहे लोगों का प्रतिनिधित्व करते हो, जिसमें प्रत्येक तारा प्रत्येक विशिष्ट व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता हो। शिरीन ने अपना सिर हिलाया। ये एक मिथक है और पूरी तरह से सच नहीं हो सकता है। किंवदंती कहती है कि एक चंद्रमा देवी जो चंद्रमा पर निवास करती है, लेकिन सच्चाई ये साबित करती है कि केवल पत्थर और गड्ढे ही चांद पर निवास करते हैं, जो उल्कापिंड गिरने के प्रभाव से बने हुए हैं। इसका गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव का केवल 1/6 हिस्सा है। इसमें बहुत ही उजाड़ दृश्य है, जिसमें ना पानी है, ना पेड़ है और ना ही हवा है। ये बिल्कुल भी रहने योग्य नहीं है। महल मालिक ने धीरे से उसके बालों को सहलाया। मैंने तुमसे कहा है ना कि ये तुम्हारे सितारों जैसा नहीं है। मुझे बताओ, अगर आकाश में मौजूद हर सितारा एक व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है तो सबसे बड़ा और सबसे चमकीला तारा किसका प्रतिनिधित्व करेगा? भगवान जी। शिरीन ने बिना 2 बार सोचे जवाब दिया। वो महल मालिक की ओर देखने लगी। महल मालिक प्रसन्न हुए। समझदार। शिरीन ने फिर से उनकी ओर देखा। इसका एक नाम है ना, राजा का सितारा। तारा ऐसा था मानो आसपास के सितारों के बीच अपनी प्रजा के दिलों में एक राजा विराजमान हो। दुनिया में इतने सारे निवासी हैं,
जितने रेत के कण हो। यदि प्रत्येक तारा एक व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है तो यहाँ सितारों की संख्या भी पर्याप्त नहीं हो सकती है। मूर्खतापूर्ण वो सभी इस तारामंडल का हिस्सा नहीं बन सकते हैं। केवल वो जो दुनिया को बदलने का प्रभाव रखते हैं वही यहाँ दिखते हैं। महल मालिक ने धैर्यपूर्वक उसके साथ ज्ञान साझा किया। शिरीन जोश में थी और वो दूसरे सितारों को देखती रही। वो अपने सवाल को रोक नहीं पाई। क्या कोई सितारे हैं जो आकाश में मेरा प्रतिनिधित्व करते हैं? सवाल पूछने के बाद उसने थोड़ा मूर्खतापूर्ण महसूस किया, क्योंकि महल मालिक ने उसे अभी अभी बताया था कि केवल वो लोग आकाश में जगह बना सकते हैं जो काफी प्रभावशाली रहे हों। वो केवल एक छात्रा थी जिसकी कोई स्पष्ट उपलब्धि और मान्यता नहीं थी। वो यहाँ नहीं होनी चाहिए। आप यहाँ हैं, महल मालिक ने संक्षेप में उत्तर दिया। आश्चर्यचकित होकर शिरीन ने मुंह फेर लिया। इनमें से कौन सा तारा हूं मैं? उसे स्वयं खोजें। महल मालिक ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे गले से लगा लिया। मुझे अपनी अवलोकन क्षमता दिखाओ। शिरीन हैरान थी। वो इसे कैसे ढूंढ सकती थी? आसमान में इतने तारे थे और वो अभी इस ज्ञान से इतनी जानी पहचानी भी नहीं थी। वो अपनी चमक के अनुसार अपना तारा कैसे खोज सकती थी? हालांकि उनके ऐसा कहने का कोई कारण होना चाहिए था। क्या ऐसा हो सकता था कि हर व्यक्ति अपने तारे को महसूस करने की क्षमता रखता हो? महल मालिक ने उसे बाधित नहीं किया, क्योंकि सितारों ने उनका भी ध्यान खींच लिया था। उन्होंने अपनी निगाह पूर्व में कहीं एक जगह पर टिका ली। एक तारा था, हालांकि वो स्पष्ट नहीं था। ये सितारों के समुद्र में सबसे चमकीला भी नहीं था। इसकी चमक एक फीके रंग वाली थी, हालांकि इसकी तीव्रता के बारे में कुछ अजीब था। एक बहुत चमकीला तारा होना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य से धूल की एक परत ने इसकी चमक को छिपा दिया था। जाहिर तौर पर वो तारे से बता सकते थे कि वो व्यक्ति अपनी वास्तविक शक्ति को छिपाने की कोशिश कर रहा था। आकाश में इसका स्थान खास तौर से अंधेरा और उदास था। यदि उनकी धारणा सही थी तो उस तारे ने महर्षि विद्यालय पर हमला करने वाले का प्रतिनिधित्व किया था। तारा अभी भी आकाश पर था, जिसका अर्थ है कि वो अभी भी जीवित था। वो अभी भी कुछ अन्य बुरी योजनाओं पर काम कर रहा होगा। उसका अगला कदम क्या होगा? महल मालिक की वजह से उस आदमी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, इसलिए फिलहाल वो उनको निशाना नहीं बनाएगा। कह सकते हैं कि उस मनुष्य का अगला लक्ष्य बाकी स्वर्ग के उपहार शिष्यों में से कोई एक होगा। उसका अगला निशाना कौन होगा? महल मालिक ने उन सितारों की ओर देखा जो स्वर्ग के उपहार शिष्यों का प्रतिनिधित्व करते थे। वो सभी ठीक लग रहे थे। आकाश छोटी चीजों का प्रतिबिंबित नहीं करेगा। वो सितारों से सिर्फ इतना बता सकते थे कि वो जीवित है या मृत। जब तारे मंद पड़ने लगे थे, आकाश से गिरते हुए दिखाई देने लगते थे, तभी विसंगतियां सामने आने लगती थी। उन्हें स्वर्ग के उपहार शिष्यों के पास नहीं जाना पड़ता था। उन्हें केवल आकाश की जांच करनी पड़ती थी और जरूरत पड़ने पर मदद भेजनी पड़ती थी। स्वर्ग के उपहार शिष्यों को मुश्किलों का सामना करना चाहिए था, इसलिए उनके लिए संघर्षों से गुजरना महत्वपूर्ण था। जब तक उनके जीने या मरने का सवाल नहीं होगा, तब तक वो उनके अपने मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते थे। फिर वो राजा के नवजात सितारे को देखने के लिए मुड़े। तारा अच्छी तरह से विकसित हो रहा था और इसके चारों ओर अपने स्वयं के चंद्रमा आने लगे थे। यह अब एक अकेला सितारा नहीं था। नवोदित राज सितारा अगोचर हुआ करता था, लेकिन अब ये केंद्र की ओर बढ़ना शुरू हो गया था। निश्चित रूप से तारा भी नीरस था। अपने आसपास के सितारों जितना चमकीला भी नहीं था। इसकी चमक भी 7 रंगों की किरणों वाली नहीं थी। हालांकि केंद्र के तारे की प्रबल तीव्रता ने इसे पूरी तरह से छिपा दिया था, जिससे ये सामान्य लग रहा था। उनके बगल में लेटी वो लड़की धीरे धीरे सांस ले रही थी। वो उसकी कोमल सूक्ष्म गंध को सूंघ सकते थे। उसकी महक उन्हें उसकी ओर खींचे चले आने पर मजबूर करती थी। ये इस तरह की गंध थी जिसे केवल वो ही समझ सकते थे। वो हमेशा उसका पता लगा सकते थे, चाहे उसने खुद के वेश में कोई भी बदलाव किया हो। उन्होंने उस समय को याद किया जब उसने अनगिनत रणनीतियों के साथ उनसे बचने के लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन फिर भी खुद को उनसे दूर नहीं कर पाई। जितना अधिक उन्होंने उसे उसके किनारे पर धकेला, वो उतना ही अधिक प्रसन्न होते गए। वो उसे आनंद के स्रोत के रूप में लेते थे, यहाँ तक कि वो उसे आनंद प्राप्ति का एक स्रोत मानने लगे थे जिसमें वो हेर फेर कर सकते थे। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया, वो धीरे धीरे उसके प्रति आकर्षित होते गए। जब तक उन्हें उसके प्रति अपने स्नेह का एहसास हुआ, तब तक उनके पीछे हटने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। शायद यही उनकी नियति हो। यह शायद एक पूर्व निर्धारित व्यवस्था थी उनके लिए, उसके प्यार में गिरना और उसकी रक्षा करना। जब वो अपने ही विचारों में डूबे हुए थे, शिरीन ने अचानक एक तारे की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या वो तारा मैं हूँ? महल मालिक ने उसकी उंगली की दिशा में देखा और वह हैरान हो गए। वो नवजात राज तारे की ओर इशारा कर रही थी। उसने आश्चर्यजनक रूप से इसे ढूंढ लिया था। उसके कौशल के अनुसार उसके लिए तारा खोजना असंभव था। लड़की हमेशा उन्हें आश्चर्य से भर देती है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप कोई खास तारा है? महल मालिक ने उससे शांत और प्यार तरीके से पूछा। सहज बोध, उसे एक महान अंतर्ज्ञान था। महल मालिक मुस्कुराए, आगे कुछ नहीं कहा, क्योंकि स्वर्ग के रहस्यों को प्रकट नहीं किया जाना चाहिए था।
उनके लिए रहस्यों का खुलासा नहीं करना महत्वपूर्ण था, क्योंकि प्रकटीकरण केवल उसके लिए अकल्पनीय आपदाएं लाएगा। शिरीन वास्तव में नहीं बता सकी कि ये खास तौर से उस सितारे की ओर क्यों आकर्षित हुई थी। शिरीन वास्तव में ये नहीं बता पा रही थी कि वो खास तौर से उस तारे की तरफ आकर्षित क्यों थी। वो किसी कारण से उस टिमटिमाते तारे से आने वाली ऊर्जा को महसूस कर सकती थी। जब उसने उसे देखा तो उसके दिल में गर्मजोशी का भाव उत्पन्न हुआ। वो तारा इतना सुस्त और छोटा है, शिरीन ने सहानुभूतिपूर्ण स्वर में कहा। वो अपने चारों ओर के सितारों की तरह चमकीला भी नहीं है। महल मालिक ने अपना सर उसके सर के साथ टिका दिया और वो एक साथ तारे की ओर देखने लगे। फिर उन्होंने उसे गहराई से समझाया। हर सितारे के चमकने का एक समय होता है। तारे की चमक की तीव्रता लगभग साल भर समान ही रहती है ना। ये कभी कभी ज्यादा चमकते हैं। एक छोटा तारा हालांकि कभी भी एक बड़े तारे में नहीं बदलेगा। शिरीन ने उन्हें बताना जारी रखा कि वो सितारों के बारे में क्या क्या जानती है। वो सबसे बड़े तारे की ओर देखने के लिए मुड़ी। तारा कितना चमकदार है। काश वो छोटा तारा उस बड़े तारे की आधी चमक जितना ही होता। यदि छोटा अगोचर सितारा वास्तव में उसका प्रतिनिधित्व करता है तो उसे उम्मीद थी कि ये बड़े के बराबर हो जाएगा एक दिन, ताकि वो दोनों सितारे आम लोगों की रक्षा करते हुए एक साथ दुनिया की रक्षा कर सकें। वो इसके पीछे पन्नी के रूप में काम नहीं करना चाहती थी। सब कुछ संभव है। एक दिन छोटा तारा बड़े तारे से भी ज्यादा चमकीला हो सकता है। महल मालिक ने आधा गंभीरता से आधा मजाक में कहा। वो उसके गाल पर हल्का चुंबन करते हैं। इस पर काम करना है अब तुम्हें। उनकी गर्म सांसें धीरे से उसके कानों में चली। शिरीन खुद को शर्माते हुए महसूस कर रही थी। फिर उसने अपना चेहरा थोड़ा ऊपर की ओर किया। बिना किसी हिचकिचाहट के महल मालिक ने कुर्सी के आधे हिस्से को उठाते हुए खुद को उसके बगल में स्थानांतरित कर दिया। तुम किससे डर रही हो? क्या तुम मुझसे डरती हो या सिर्फ शर्मा रही हो? क्या वो उनसे डरती थी या उनसे शर्माती थी? उसके मुंह के कोने ऊपर की ओर मुड़े हुए थे। अचानक उसने अपना चेहरा उनके पास ले आया। उसका चेहरा उनसे कुछ ही दूरी पर था। उन्होंने उसके चेहरे पर अपनी आंखें फेर ली। क्या आपको लगता है कि मैं आपसे डरती हूँ? महल मालिक ने अपनी आंखें उसके चेहरे पर टिका दी, जो काफी खूबसूरत लग रहा था। इतनी करीब से वो उसके चेहरे पर महीन बाल साफ देख सकते थे। उसकी आंखें जीवंत और उज्ज्वल थी। उसके चेहरे पहले ठंडे हाव भाव दिया करते थे, लेकिन इस समय वो एक गर्व और उच्च उत्साही छोटी लोमड़ी की तरह लग रही थी। एक छोटी लोमड़ी जिसने उन्हें जीतना और उन्हें अपना बनाना चाहा। वो महसूस कर सकते थे उनकी छाती में खून तेजी से बह रहा है, लेकिन फिर भी वो अपना संयम बनाए रखने में सक्षम थे। उन्होंने अपना सर हिलाया और उसे ईमानदारी से उत्तर दिया, नहीं, तुम मुझसे बिल्कुल नहीं डरती हो। शिरीन बड़ी खुश हुई। उसका जवाब उसे अच्छा लग रहा था। वो अपनी मूल स्थिति में लेटना चाहती थी। अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। इससे पहले वो कुछ समझती, महल मालिक पहले से ही उसके गालों पर अपने होंठ चिपका चुके थे। लेकिन मैं वास्तव में तुम्हें शर्माते हुए देखना चाहता हूँ। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा था, चाहे उसने उन्हें दूर करने से पहले कितनी भी कोशिश क्यों ना की हो। हालांकि इस बार उसने उन्हें परहेज नहीं किया। उसने अपनी आंखें बंद भी नहीं की। उन्हें शर्माते हुए देखना चाहती थी। वो निश्चित रूप से उसे जीतने नहीं देंगे। उसने अपनी निगाह उनकी आंखों पर टिका दी। उसकी पलकें सुरुचिपूर्ण और सुंदर थी। उसकी आंखों के कोने थोड़े ऊपर की ओर मुड़े हुए थे। वक्रता अतुलनीय पूर्णता की थी। उसकी नाक लंबी और सुंदर थी। उसकी काली आंखें मानो रंगी हुई थी। वो इतनी गहरी थी कि वो उनमें फंस सकते थे। उनकी आंखें चुंबन के दौरान मिली। महल मालिक ने मनोरंजन के लिए अपनी आंखें मूंद ली। वो लड़की असाधारण रूप से जिद्दी थी। हालांकि वो जिस तरह की थी वो उसे वैसा ही पसंद करते थे। उन्होंने अपनी पलकें झपकाई और धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली, मानो वो उसकी तीव्र दृष्टि से पराजित हो गए। शिरीन इसके बारे में बहुत आश्वस्त महसूस कर रही थी। जैसे ही वो मुड़ी, उसने उनके कंधे को पकड़ लिया और उनके शरीर को दबाते हुए उनके ऊपर चढ़ गई। उनके दिल की धड़कन तेज हो गई थी, लेकिन वो फिर भी मुस्कुराहट के साथ उसकी ओर देखने में कामयाब रहे। जब आप शर्माते हैं तो भी आप बुरे नहीं लगते। एक पूरी तरह से चुलबुली महिला की तरह उसने अपनी उंगली से उनके होठों को सहलाया। आपके होठ कितने कोमल और आकर्षक हैं। महल मालिक अपने काले काले बालों को जमीन पर बिखेरे हुए आधा लेटे हुए थे। उनकी आंखों में कामुक उन्नति का चिन्ह था। उन्होंने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा और उन्होंने आज्ञाकारी रूप से उसके सारे चुलबुलेपन को स्वीकार किया था, जैसे कि वो खुद एक हानि रहित खरगोश हो। शिरीन उनके साथ एक चुलबुले तरीके से बात करने के लिए बहुत स्वतंत्र और संतुष्ट महसूस कर सकती थी। वो हमेशा से बहुत श्रेष्ठ रहे थे। ये माना जाता था कि वो कभी भी किसी को अपने से आगे नहीं बढ़ने देते थे। लेकिन इस क्षण शिरीन उनके ऊपर थी। अगर वो एक लड़का होती तो वो स्थिति को पूरी तरह से नियंत्रित करने वाला होती, और महल मालिक वो होते जिन पर वो पूरी तरह से हावी हो जाती।
ये शर्म की बात थी। वो उनके जितनी लंबी नहीं थी, वो उनके आकार की तुलना में बहुत अधिक खूबसूरत और सुंदर थी। वो उन्हें बिल्कुल भी डरा नहीं पा रही थी, भले ही वो उनके ठीक ऊपर बैठी थी। उसने अपना आधा शरीर उनके ऊपर रख दिया। उसने एक हाथ से खुद को सहारा दिया और दूसरे हाथ से धीरे धीरे उनके चेहरे को सहलाया। धीरे से उसने अपनी उंगलियों से उनकी पलकों के आकार का पता लगाया। उसने अपने अंगूठे से उनकी नाक को धीरे से छुआ। उसने अपनी हथेली से उनकी लंबी पलकों को धीरे से सहलाया। उस आदमी की विशेषताएं निस्संदेह रूप से सुंदर थी। उसे पहले कभी उनके चेहरे को ठीक से देखने का मौका नहीं मिला था, लेकिन अब वो अपनी मर्जी से उनके चेहरे को छू सकती थी। शीरीन ऐसे मौके पर बेहद संतुष्ट थी। उसने अपनी आवाज कम की और पूछा, प्री, तुम्हें कैसा लग रहा है? महल मालिक ने आज्ञाकारिता में अपनी आंखें झपकाई। बहुत शर्मीला। शीरीन को नहीं पता था कि उसे क्या कहना चाहिए। वो किस चीज को लेकर शर्मीले हो रहे थे। उन्होंने किसी भी तरह की हिचकिचाहट के कोई लक्षण नहीं दिखाए। इसके विपरीत वो एक उत्तेजित भेड़िए की तरह लग रहे थे, जिसने अपनी कामुक आशाओं को हताश भरी आंखों के पीछे एक हानि रहित खरगोश के रूप में छिपाने की कोशिश की। शीरीन ने धीरे से अपनी उंगलियों से उसके गाल को छुआ। उसने पूछा, शर्मिला क्यों? आप क्यों शर्मा रहे हैं? महल मालिक ने उत्सुकता से जवाब दिया, जब मुझे शर्म आती है तो क्या मुझे शर्माना नहीं चाहिए? वो हास्यास्पद था, है ना? जब कोई शर्म महसूस कर रहा होता है तो उनके भाव ऐसे ठंडे कैसे हो सकते हैं? कुछ देर उनके साथ चुलबुली बातें करने के बाद उसने महसूस किया कि वो बिल्कुल भी शर्मा नहीं रहे। महल मालिक ने अपनी निगाहें उस पर टिका दी। फिर उन्होंने उसे कुछ ईमानदारी से कहा, अगर मैं शर्मा नहीं रहा हूं तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आप पर्याप्त चुलबुली नहीं हो रही। जो आपने अभी किया वो पर्याप्त नहीं लग रहा था, इसलिए क्या आपको और मेहनत नहीं करनी चाहिए? और मेहनत? शीरीन ने अपने होठ को काट लिया। उसकी आंखों में फीकी रोशनी का भाव चमक रहा था। आखिरकार वो अपने पिछले जीवन में एक हत्यारी थी। अपने काम को पूरा करने के लिए उसे नियमित रूप से पुरुषों के आसपास रहना पड़ता था। एक हत्यारे के लिए यह आवश्यक था कि वो अपने लक्ष्यों को आकर्षित करे, उनके साथ फ्लर्ट करे और भ्रमित करने के कौशल में महारत हासिल करे। निश्चित रूप से वो ज्यादातर समय केवल क्रूर हत्याओं और अच्छी तरह से निष्पादित हमलों के साथ अपने लक्ष्यों को मारने में सक्षम होती थी। अधिक से अधिक वो केवल मूर्खों को बहकाने के लिए आकर्षक और चुलबुले तरीके से नृत्य करती थी। उसे पहले कभी किसी पुरुष के साथ छेड़खानी करने का मौका नहीं मिला था, लेकिन वो जानती थी कि ये कैसे करते हैं। वो कुछ समय से महल मालिक के साथ छेड़खानी कर रही थी, लेकिन वो शर्माते हुए नहीं दिख रहे थे। शीरीन को लग रहा था कि उसकी क्षमता को कम करके आंका जा रहा है। इसीलिए एक बार उसने अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल करने का फैसला किया। उसने अपने शरीर को नीचे किया और कामुकता से उनके कानों में कुछ फुसफुसाया। उनकी गर्म सांसों को अपने कानों में महसूस कर सकते थे। क्या आप और चाहते हैं? उसकी आवाज थोड़ी कर्कश थी, क्योंकि उसने उन्हें जगाने की कोशिश में अपने शब्दों को आकर्षक ढंग से समाप्त किया था। महल मालिक की आंखें चमकीली और नीरस थी। वो धीरे धीरे जोर जोर से सांसें लेने लगे। हालांकि उन्होंने अपने हाथों को अपने सर के चारों ओर लपेट कर अपना आसन बना लिया था। उसने हल्के से सर हिलाया। जैसा आप चाहो वैसा करो। शीरीन अपनी मुस्कुराहट को रोक नहीं सकी। वो एक पल के लिए सांस थामकर उसे देखते रहे। जब उन्होंने उसकी मोहक मुस्कान देखी, शीरीन उनके कान को चूमना शुरू कर चुकी थी। वो अपने चुंबन के स्पर्श पर उनके शरीर को कांपता हुआ महसूस कर सकती थी। उसका तरीका काम कर गया। उसे विश्वास था कि वो इस बार उन्हें शर्माने पर मजबूर कर देगी। शीरीन ने अपना काम जारी रखा और उनके कानों में कहा, मैं आपको बता दूंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ। कुछ समय के लिए उनके कानों का चुंबन लेती रही। तितली के पंखों जैसा कोमल चुंबन संक्षिप्त था। वो उनके कान के पीछे और उनके जबड़े पर चुंबन जारी रख सकती थी। वो उनके गले पर भी कुछ कोमल चुंबन छोड़ रही थी। वो उनकी सांसों को तेज होते हुए महसूस कर सकती थी। वो बता सकती थी कि उनका शरीर गर्म हो रहा था। उसका आधा शरीर उनके ऊपर था। उनका दिल तेजी से धड़क रहा था। उनके दिल की धड़कन की लय तेज और तेज होती जा रही थी। वो खुश थी कि उनके दिल की धड़कन आखिरकार तेज हो रही थी। इसके बाद उसे केवल उन्हें शर्माने के लिए मजबूर करना था। वो थोड़ी थोड़ी देर बाद उनके गले पर चुंबन स्थानांतरित कर रही थी। उनके मोटे कपड़ों की एक परत के बावजूद भी वो स्पष्ट रूप से बता सकती थी कि उनके शरीर का तापमान बढ़ रहा था। शीरीन उन्हें शर्मीला और लाल होते हुए देखने के लिए बेताब थी। उसने दो बारी भी नहीं सोचा और गंभीरता से अपने प्रयास को जारी रखा। जब वो लगभग समाप्त हो चुकी थी तो उसने ऊपर देखा और अपना चेहरा उनके करीब कर दिया, गाल से गाल जोड़ दिए। वो ये जानकर हैरान थी कि उनका चेहरा
उससे भी ज्यादा शर्मा रहा था। उसने विजयी रूप से अपना सर ऊपर उठाया। आखिरकार आप शर्मा ही गए। हालांकि जैसे ही उसकी उन पर नजर पड़ी वो रुक गई। उनकी आंखों में एक असामान्य सी शांति थी, मानो नीचे की ओर गरजती धाराओं के साथ वाला शांत समुद्र। जाने मन, अब मेरी बारी है। उन्होंने अपनी बाहों से उसे नीचे खींच लिया और बहुत करीब से पकड़ लिया। शीरीन पूरी तरह से उनके आलिंगन में समा गई थी। उनका शरीर गर्मी से जल रहा था। वो पूरी तरह से घिर चुकी थी। फिर उन्होंने एक मोड़ लिया और वो महसूस कर सकती थी कि उसका शरीर हिल रहा है। उसका शरीर पूरी तरह से उनके नीचे आ गया। ऐसा लग रहा था कि उसने अपनी सीमाओं को लांघ दिया था। शीरीन का चेहरा तुरंत ही हल्के गुलाबी रंग का हो गया था। सहज रूप से वो अपने आप को उनके आलिंगन से मुक्त करवाना चाहती थी, लेकिन वो पहले से ही अपने होठों को उसकी त्वचा पर दबा रहे थे। उन्होंने तुरंत अपने होठों को उसके गले से जोड़ दिया। फिर उन्होंने उसके कानों से उसे चूमना शुरू किया। धीरे से उन्होंने उसके कान के कोनों को काटा और उसे चूमते रहे। यह शीरीन के शरीर का संवेदनशील इलाका था। उसे ऐसा लगा जैसे कि वो बिजली के प्रवाह से टकरा गई हो और उसका दिमाग पूरी तरह से खाली हो गया था। वो कुछ भी सोच नहीं पा रही थी। जिन क्षेत्रों में उनके होठों ने उसे चूमा, वो क्षेत्र अचानक और भी ज्यादा संवेदनशील हो जाते थे। गर्मी और गुदगुदी जैसी सनसनियों ने उसकी रीढ़ की हड्डी में उत्तेजना की लहरें दौड़ा दी। नहीं, वो उन्हें दूर धकेलना चाहती थी, लेकिन वो केवल धीरे से ही बड़बड़ा पा रही थी। वो अपने होठों को काटती रही और उसका चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया था। उन्होंने अपना काम जारी रखा। उसके गाल, उसकी ठोड़ी, उसकी गर्दन को चूमते रहे और उसे शर्म से लाल करने की कोशिश करते रहे। अंत में वो उसके कंधों तक पहुंच गए। उनका चुंबन बहुत जोरदार था, शीरीन के चुंबन से बिल्कुल अलग, जो केवल कुछ समय और तितली के पंखों जैसा ही हल्का था। दोनों के चुंबन में बहुत फर्क था। वो बाहर से कोमल और शालीन लग रहे थे, लेकिन अंदर से वो वास्तव में बहुत प्रभावशाली और प्रबल थे। धीरे धीरे उन्होंने उसे उसके आखिरी पहरेदार से दूर कर दिया और उसके आगे की सोचने की क्षमता को पूरी तरह से खत्म कर दिया। आसपास का तापमान बढ़ता रहा। शीरीन पूरी तरह से भ्रमित हो चुकी थी, लेकिन वो उनकी सांसों और उनके शारीरिक तापमान को स्पष्ट रूप से समझ सकती थी। वो दोनों समान रूप से बेदम हो रखे थे। वो स्थान एक हीरा महल था, जिसे महल मालिक द्वारा ही बनाया गया था। उन दोनों के अलावा आसपास कोई और नहीं होना चाहिए था। पूरा चांद आसमान में चमक रहा था। तारे अपने अपने आकर्षण में टिमटिमा रहे थे। बादल आसमान के किनारों पर तेजी से तैर रहे थे, मानो वो कोई रुई के गोले हों। उनके चारों ओर फूल खिले हुए थे। फूलों के बीच से हवा बहते ही मीठी खुशबू फैल रही थी और हवा की मोहक बना रही थी। इतने शानदार हीरा महल में वो इतनी खूबसूरत रात थी। ऐसी परिस्थिति में वो बिना किसी का ध्यान आकर्षित किए जो चाहे वो कर सकते थे। वो उनसे प्यार करती थी। उसे पता ही नहीं चला कि उनके प्रति उसका लगाव कब बढ़ने लगा। वो या तो उससे अनजान थी या वो सहज रूप से इससे बचती फिर रही थी, क्योंकि वो अपनी भावनाओं के बारे में अनिश्चित थी। जब उसे आखिरकार उनके प्रति अपने स्नेह का एहसास हुआ, तो उसके लिए अब इससे बचने के लिए बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि वो अब उनके प्यार की गहराइयों में गिर चुकी थी। जितना अधिक वो प्रत्येक दिन समय साथ साथ बिताते थे, उतना ही वो उनके लिए अपनी भावनाओं को विकसित करती जा रही थी। वो उस भावना को पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वो जानती थी कि वो उनके प्यार में गिर चुकी है और अब उसकी भावनाएं पूरी तरह से उनके नियंत्रण से बाहर हो चुकी हैं। शुरुआत में वो थोड़ा सुरक्षित थी, इसलिए उसने भागने की कोशिश की और उन्हें दूर भी करने की कोशिश की। हालांकि वो ऐसा ज्यादा देर तक नहीं कर पाई। जितना अधिक वो उनसे बचना चाहती थी, उतना ही वो उनके प्यार में गिरती गई। वो जितना उनसे भागना चाहती थी, उतना ही वो उनके बारे में सोचती रही, और ये आज सही साबित हो गया था। वो अच्छी तरह जानती थी कि अगर दोनों अपनी मर्जी से काम करते रहे तो क्या होगा। उनके शरीर में अंतर भी बता सकती थी कि उनका शरीर कठोर होता जा रहा था और उससे भाप निकल रही थी। अपने दिल की गहराई में वो अपनी अपार इच्छा को महसूस कर सकती थी। उसका शरीर गर्म हो रहा था। उनके शरीर के मिलन के लिए वो बार बार पुकार रहा था। उसका दिमाग बिल्कुल खाली हो चुका था। उसने अपनी सभी इंद्रियों को खो दिया था, उसकी जलती हुई इच्छा को छोड़कर। उसे इस बात का एहसास ही नहीं था कि उसके बागे को खोला जा चुका है। हवा उसके कंधे पर धीरे से लग रही थी, लेकिन हवा की जगह भी तुरंत उनके एक उत्सुक चुंबन ने ले ली थी। जब उन्होंने अपने होठ उसके कंधे के नीचे कहीं लगाए, तो उसका शरीर पूरी तरह से जम गया था। उसे कुछ होश वापस आने लगा और उसने उन्हें दूर धकेलने की कोशिश की। नहीं, मैं बहुत छोटी हूँ। उसकी आवाज कर्कश थी, लालसा की भावना से भरी हुई। वो उन्हें जबरन स्वीकार नहीं कर पा रही थी। इसके बजाय वो थोड़ी अनिच्छा के साथ उनका स्वागत करती दिख रही थी। शायद अपने दिल की गहराई में वो ये नहीं बता पा रही थी कि क्या वो उसे रुक जाना चाहिए या ये सब जारी रखने को कहना चाहिए।
बाद में वो किसी कारण से अपने पेट के निचले हिस्से में एक तीव्र दर्द महसूस कर सकती थी। फिर उसके निचले शरीर के संवेदनशील भाग से गर्म तरल का प्रवाह निकल गया। ऐसा लग रहा था कि महल मालिक को भी इसका आभास हो गया था। उन्होंने उसके पेट को छुआ और उनकी उंगलियों पर खून के धब्बे देखे जा सकते थे। वो जो भी कर रहे थे उन्होंने वो बंद कर दिया और पूछा, आपके मासिक पेट की ये पहली घटना है? शिरीन शर्मिंदा हो चुकी थी। उसकी सभी प्रत्याशाएं ठीक उसी क्षण पूरी तरह से गायब हो गई। आनन फानन में उसने उन्हें अपने आप से दूर धकेल दिया। वो अपने पैरों पर खड़े होने के बाद अपना संतुलन खो बैठी थी और गिर गई, क्योंकि उसके घुटने अचानक थोड़े से कमजोर महसूस कर रहे थे। महल मालिक ने जल्दी से अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसे पकड़ लिया। घबराओ मत। वो कैसे ना घबराए? उसके पास कोई खून रोकने वाला रुमाल नहीं था। उसके पहले पेट दर्द का प्रवाह उग्र था और उसने उसके बागे को पूरी तरह से गंदा कर दिया था। उसकी स्वप्निल सफेद पोशाक पर भी खून के धब्बे भर गए थे। महल मालिक ने उसके लाल हो चुके चेहरे पर एक नजर डाली। वो इतनी शर्मिंदा थी जैसे वो एक गड्ढा खोदकर खुद को जिंदा दफन कर लेना चाहती हो। वो हंस पड़े। चिंता मत करो, तुम्हें क्या चाहिए, मेरे पास सब है। शिरीन हल्की गर्म कुर्सी पर बैठी थी। उसने अपना पहनावा पूरी तरह से बदल लिया था। इस बार उसने बैगनी रंग की पोशाक पहनी हुई थी। चलते चलते वो थोड़ा कांप रही थी। ये पोशाक महल मालिक के बैगनी बागे से एकदम मेल खाती थी, जैसे कि वो एक युगल का पहनावा हो। महल मालिक ने पोशाक प्रदान की और ये उसके शरीर पर पूरी तरह से बैठ गई। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ये उसी के लिए बनाई गई थी। वो बैठी रही और उसने महल मालिक की ओर संदेह से देखा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपके पास ये वाले रुमाल भी होंगे। उनके पास अपने भंडारण स्थान में खून रोकने वाले रुमाल भी थे, जो उसकी आसन्न जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त थे। अपने हाल के अभ्यास के दौरान संभवतः उसे जुकाम भी लग गया था। तेज बहाव के अलावा उसके पेट का निचला हिस्सा भी दर्द से दहक रहा था। तो मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? मैंने जो तैयारी की है वो तुम्हारे लिए ही है। महल मालिक उसके बगल में बैठ गए। जब उन्होंने उसे समझाया तो उन्होंने अपनी हथेली उसके पेट पर रख दी और वो अपनी त्वचा पर गर्मी की लहर का एक स्थिर प्रवाह महसूस कर सकती थी। गर्मी ने उसके दर्द को कम कर दिया। किसके लिए? आपने मेरे लिए ये सब तैयार किया? शिरीन ने अपनी जीभ लगभग काट ही ली थी। ऐसा नहीं हो सकता। आपको कैसे पता चला कि मेरा शरीर अपने पहले पेट दर्द को महसूस करने वाला था? पहला मासिक पेट दर्द अप्रत्याशित था, यहाँ तक कि वो इसका पूर्वाभास भी नहीं कर सकी और अपने आप को पहले से तैयार भी नहीं कर सकी। आमतौर पर शिरीन बहुत व्यवस्थित रहती थी और उसे सब कुछ पहले से तैयार करना पसंद था। जब उसके पिछले जन्म में उसकी पेट दर्द की अवधि आती थी तो वो हमेशा अपनी अवधि शुरू होने से एक दिन पहले इसे जान लेती थी। इसीलिए वो हमेशा अपनी जरूरत की हर चीज को तैयार रखती थी। उसने इस जीवन में अपने पहले मासिक पेट दर्द के इतने बाद में होने की उम्मीद नहीं की थी और इसके आने से पहले इसकी कोई संकेत भी नहीं थी। अचानक ही हो गया। उसने इससे शर्मिंदगी महसूस की। महल मालिक ने अंत में उसे चमकती हुई आंखों से देखते हुए एक चुंबन दिया। मत भूलो, मैं कुछ हफ्तों के लिए तुम्हारे शरीर में रहा, इसीलिए मैं इसके बारे में अच्छी तरह से जानता हूँ। महल मालिक ने मुस्कुराते हुए कहा। कुछ हफ्तों के लिए उसके शरीर पर कब्जा करके वो पहले से ही उसके पहले मासिक पेट दर्द की घटना की भविष्यवाणी कर सकते थे। वो लगभग 1 साल से शरीर पर कब्जा करके बैठी थी, लेकिन उसे इसके बारे में कुछ भी महसूस नहीं हुआ। इस आदमी की आत्मा काफी विकृत महसूस हो रही थी। क्या आपने भविष्यवाणी की थी कि आज मेरा पहला पेट दर्द होगा? शिरीन ने जिज्ञासावश पूछा। बिल्कुल आज का दिन तो नहीं, लेकिन मैं इतना जानता था कि ये इन 2 महीनों के भीतर में होगा।